ये होता है कि जो लोग मेरे ताल्लुक में हैं उनको बैकअप देना पड़ता है, हर हवाले से मिलना पड़ता है, जाके पता करना पड़ता है। बात करते हैं जी, ऑर्डर है हमारा, क्या कहते हैं, लॉ गेट के हवाले से सीपीसी टॉपिक। सीपीसी में हमारे 8 ऑर्डर है, 8 ऑर्डर के साथ साथ पर 8 ऑर्डर है, ऑर्डर 1, 6, 7, 8, 9, 39, 41 एंड 43। वैसे ओवरऑल जो सीपीसी के हमारे ऑर्डर है वो 51 है, और जो इसके ओवरऑल हमारे सेक्शन है वो 58 है। सीपीसी बना कब था? 1908 को 21 मार्च। ये इस वजह से बार बार मैं रिपीट करता हूँ ताकि ये एमसीक्यू पे गलत ना हो। सीपीसी एप्लीकेबल कब हुआ? 1 जनवरी 1909 को, 1 जनवरी 1909 को ये एप्लीकेबल हुआ। और इसके जो हमारे सेक्शन है 158 है, ऑर्डर 150 और सॉरी 51 है। चेक है। ऑर्डर 8 कल हम पढ़ रहे थे, ऑर्डर्स 1, 6 और 7। ऑर्डर 1 बताता है पार्टीज टू सूट के केस की पार्टीज कौन सी होती है। ऑर्डर 6 बताता है प्लीडिंग। प्लीडिंग में पता चलता है प्लेस क्या है, रिटन स्टेटमेंट क्या है। फिर हमने ऑर्डर 7 पढ़ा, ऑर्डर 7 में हमें पता चला कि प्लेन में मुद्दई अपनी फेवर के लिए क्या क्या चीजें लिख सकता है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 पढ़ते वक्त आपको एक चीज का ख्याल होना चाहिए, ये रिटन स्टेटमेंट में सारी वो बातें हैं जो एक मुद्दाल है अपने डिफेंस में लिखता। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रिटन स्टेटमेंट की, रूल नंबर 1 की। तो सबसे पहले एक्टिव हो गया क्योंकि मैंने कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं पता कर अपना माइक ऑफ कर लो और आप लीव भी कर सकते। रिटन स्टेटमेंट, द डिफेंडेंट मे and if so required by the court shall at or before the first hearing or within such time as the court may permit present written statement of his defense। बात ये है कि जब डिफेंडेंट को पता चलेगा कि उसके खिलाफ कोई केस आया है, उसी दिन या जो उसकी नेक्स्ट हेयरिंग होगी उस पर कोर्ट में पेश होकर अपनी रिटन स्टेटमेंट दायर करेगा। प्रोवाइडेड दैट द पीरियड अलाउड फॉर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट shall not order exceed 30 days। रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने का जो टाइम है वो कितने दिन का है? 30 डेज का। और इसको एक और भी कहा जा सकता है, इसको ये कहते हैं टू एडजर्नमेंट्स भी हो सकती है। एडजर्नमेंट्स यानी 2 हेयरिंग या 30 डेज। उसके बाद है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड। जब भी कोई प्लेट दायर करेगा तो वो अपने बारे में सारी बातें लिखेगा कि मुझे सारा कुछ डिफेंडेंट्स दे दो। और जो रिटन स्टेटमेंट है इटसेल्फ ए सूट। जिस तरह प्लेट की वैल्यू है उसी तरह रिटन स्टेटमेंट की वैल्यू है, ये इटसेल्फ एक सूट है। दोनों पार्टियों ने क्या करना है? अपना अपना मौक़िफ़ को प्रूव करना है, साबित करना है। अब क्या कहता है? न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड। The defendant must raise by his pleading all matters which show the suit not be maintainable or that the transaction either is void or voidable in point of law, and all such grounds of defense as, if not raised, would be likely to take the opposite party by surprise or would raise the issue of fact not rising out of the plaint। बात ये है, अब क्या करता है मुद्दई? वो सारी चीजें लिखता है अपने दावे में जो उसको सपोर्ट करती है। आपने रिटन स्टेटमेंट में वो सारी चीजें लिखनी है जो आपके मौक़िफ़ को सपोर्ट करती है, और उसके अलावा वो चीजें भी लिखनी है जो प्लेंटिफ ने अपने दावे में नहीं और आपकी फेवर में है। आप भी डिफेंडेंट को सारी अपने में लिखेंगे और ये भी सारी वजूहात लिखेंगे कि किन किन वजूहात पर ये केस जो है काबिल कबूल नहीं है, किस बेस पर ये केस खारिज किया जाना चाहिए। उसके बाद जी
Denial to be specific. It shall not be sufficient for a defendant in his written statement to deny generally to the grounds alleged by the plaintiff. अब मुद्दई ने क्या किया, केस किया, डिफेंडेंट कहता है जनरली कि मैं इन सब से इनकार करता हूं, लॉ कहता है नहीं, केस हुआ है तो मजाक थोड़ा हुआ कि उसने तुझे जोक सुनाई और आपने कहा नहीं जी मैं नहीं मानता। बताओ क्यों नहीं मानते? Denial to be specific, वाज़ेह करके बताना है कि क्यों आप इनकार करते। रूल नंबर 4, evasive denial, एमिंग। वो आप पर एलिगेशन लगा रहे, आप कहते हैं मैं नहीं मानता, एमिंग, evasive denial, बस नहीं मानता। कानून क्या कहता है फिर? Where a defendant denies an allegation of fact in the plaint, he must do so evasively, but answer the point of substance. Thus, if it is alleged that he received a certain sum of money, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount, but he must deny that he received that sum or any part thereof, or else set out how much he received. And if an allegation is made with diverse circumstances, it is not shall be not be sufficient to deny it along with those circumstances. बात ये है, अगर वो आप पर कोई एलिगेशन लगाता है तो आप कहते हैं कि ये गलत है। कानून कहता है अगर कोई पैसों का भी लेन देन है तो उसको बताओ अदालत को, भाई आए कितने हैं, उसकी तरफ गए कितने, एक्चुअल रहते कितने। ये नहीं कहना है जी मेरी तरफ कोई नहीं आया, ये झूठ बोल, रीजन दो ना क्यों झूठ बोल। खाली एम इनकार नहीं माना जाएगा जी मैं नहीं मानता, कानून कहता है रीजन। रूल नंबर 5, denial, specific denial. Every allegation of fact in the plaint, if not denied specially or by necessary implication or stated by not admitted in the pleading of the defendant, shall be taken into be admitted except as against a person under disability. बात क्या है? एक पार्टी के इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5, एक बंदे ने प्लीडिंग आपके खिलाफ की 5 एलिगेशन है, 1 2 3 4 5, 5 एलिगेशन। आप इसका भी जवाब देते हैं, इसका भी जवाब देते हैं, बाकियों को छोड़ देते। कानून कहता है नहीं, सबका डिनाई करना है, सब पॉइंट्स का, सब एलिगेशन का 1 बाय 1 जवाब दें। अगर जिन पॉइंट्स का आप जवाब नहीं देंगे, कानून ये समझेगा कि आप उनको एडमिट करते हैं। ये कानून, ये वकालत स्पेसिफिक डिनाई, अगर ऐसी स्टेट हो जाए जो ड्राफ्टिंग के बाद तो उसके बाद आपको ये क्लेम करवाने के लिए उसके अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अब ये देखिए 12 को नहीं चाहते, 12 को लॉ है, यहाँ पे प्लीडिंग आएगी और ऑर्डर 6 आएगा, रूल नंबर कौन सा आएगा? 17 आएगा। चीजें कुछ चेंज करवाने वाली, नेहा अपना माइक ऑफ कर लो काइंडली, तो चीजें चेंज करवाना है तो उसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो फिर आप चीजें चेंज कर सकते। पॉइंट समझ आ गई? आगे चलो। अच्छा जी, उसके बाद है रूल नंबर 6, पार्टिकुलर ऑफ सेट ऑफ बी गिवन बाय गिवन रिटन स्टेटमेंट where in a suit for the recovery of money the defendant claims to set off against the plaintiff demand and a certain sum of money legally recovered by him from the plaintiff। अगर मुद्दई ने आपके खिलाफ एलिगेशन लगाया कि मैंने ये रिकवर करना है, तो एज इट एज आपके पास भी उतनी पावर है। क्या आप भी कोर्ट को बताएं, अगर उसके साथ कोई मामला आपके रहते हैं, आप बताएं वो आपके खिलाफ केस करते हैं कि मैं इससे 10 लाख ले रहा हूं, आप कहें माय लॉर्ड 10 लाख का तो इश्यू नहीं है, बेसिकली ये सूट इसने इस वजह से लिया है, मेरा इसका 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरे इतने पैसे इसकी तरफ जा चुके हैं, इतना माल जा चुका है कि उसको पूरा करने के लिए, काउंटर करने के लिए इसने उसको उसका केस कर दिया। यानी वही बात जो मैंने स्टार्ट में की है कि रिटन स्टेटमेंट इटसेल्फ एक केस, जितनी वैल्यू एक प्लेंट की है उतनी ही वैल्यू रिटन स्टेटमेंट। ये नहीं है कि कोई भी केस करेगा तो वो जीत जाएगा, आपको पूरा पूरा हक किसी वजह से दिया गया है कि आप अपना मौक़िफ़ बताएं। अगर आपने भी कुछ लेना है तो वो आप अपने रिटन स्टेटमेंट में लिखें कि ये जिस 10 लाख की बात करता है ये इसको 10 लाख इस तरह गए, उसके बाद इसने मेरे से 50 लाख लिया, उसका ये इतना माल लिया, इवन उसकी इसने पेमेंट करने के बजाय आगे से रोकने के लिए या पुतला खड़ा करने के लिए ये सारा कुछ कर। आपका केस, आपकी रिटन स्टेटमेंट आपका पूरा एक वेपन है जिसको आपने अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है,
कोशिश करो वाल थोड़े छोटे करो, सेहत ठीक रहने, अदियां सेंस पे तेरी वाला चली जाती। अच्छा जी, उसके बाद अगर कोई चीज आपने छोड़ी है या उसको माफ की है तो उसका भी आप हवाला देंगे कि कितनी चीज आपने इसको ऑलरेडी छोड़ चुके हैं या किस तरह आप लोगों का आपस में सेटलमेंट किन पॉइंट पर हुई है। तो रूल नंबर 7 की बात है, defense or set of founded on separate grounds where the defendant relies upon several distinct grounds or defense or set of founded upon separate and distinct facts, they shall be stated as far as may be separately and distinctly। बात वही है, ये जो जितने उसने एप्लीकेशन लगाए हैं इनको वन बाय वन आपने आंसर करना है। इसके बाद अगर आपके कुछ सेपरेट पॉइंट्स हैं तो वो भी आपने देने हैं। रूल नंबर 8, न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस। मैं बताता हूँ किस कहां से, where in a suit for the recovery of money the defendant claims to set off against the plaintiff demand and a certain sum of money legally recoverable by him from the plaintiff, not exceeding the precedent limits of jurisdiction of the court, and both parties feel the same character as they feel in the plaintiff's suit. The defendant may at the first hearing of the suit, but not afterward, unless permitted by the court, to present a written statement containing the particulars of the debtor sought to be set out। बात क्या है इसमें ये भी आता है कि जिस तरह मुद्दई मांगता है अपने पैसों की या चीजों के लेन देन के लिए मुतालबा करता है, उतना ही हक मुद्दा के पास भी है कि अगर उसके भी कोई मामला रहते हैं तो वो भी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में वो सारी चीजें लिखेगा। और साथ ये भी बताया गया कि वो अमाउंट जो है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से लिमिट से ज्यादा ना हो। और दूसरा साथ ये बताया गया कि जितनी वैल्यू प्लेड की है उतनी ही वैल्यू रिटर्न स्टेटमेंट की है। और अगर पहली हियरिंग पर रिटर्न स्टेटमेंट देते वक्त डिफेंडेंट अपने उन मामलात को क्लेम नहीं करता तो बाद में उसके पास चार्ज नहीं, वो उनको अपने बकाया जात को या मामलात को क्लेम करे। ये पॉइंट। रूल नंबर 8 पढ़ते, न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस। एनी ग्राउंड ऑफ डिफेंस विच हैज अराइजन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट और द प्रेजेंटेशन ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट claiming a set off may be raised by the defendant or plaintiff as the case may be in his written statement। केस दायर हो गया, केस होने से पहले ग्राउंड्स ऑफ थी, केस दायर हो गया, उसके बाद तो सेटलमेंट ग्राउंड्स का लेवल चेंज हो गया। अगर कोई न्यू ग्राउंड बनती है तो आप उसका भी हवाला अपनी रिटन स्टेटमेंट में देंगे। बाज़ दफा होता है ना किसी के साथ लेन देन करना होता है, वो आपके खिलाफ प्लेड कर देता है, प्लेड मतलब सूट फाइल कर देता है। जैसे ही सूट फाइल होता है आप थोड़ा सा एक दूसरे के पास आते हैं, थोड़ी सी सेटलमेंट कर देते हैं, वो आपकी न्यू ग्राउंड बन जाए। पहले फॉर एग्जाम्पल आपने उसको 50 लाख दे रहा था, जब उसने केस किया तो आपने शर्मिंदा होते हैं या केस को देखते हुए सेटलमेंट की, अब थोड़े रहे तो सेटलमेंट के दरमियान में कुछ दे दीजिए, तब आप जो न्यू ग्राउंड है वो भी मेंशन करेंगे। दावे कॉज ऑफ एक्शन के बाद जो न्यू ग्राउंड अराइज हुई, एक ग्राउंड है जो कॉज ऑफ एक्शन से पहले की, जो वो फैक्ट्स है जो उसने नहीं बताया आपने बताने थे। एक ग्राउंड वो है जो कॉज ऑफ एक्शन के बाद बनी। ये बात हो रही उस न्यू ग्राउंड की जो कॉज ऑफ एक्शन के बाद बनी। Subsequent pleading, no pleading subsequent to the written statement of the defendant other than by the way of defense to be set off shall be presented except by the leave of court and upon such terms as the court thinks fit, but the court may at any time require a written statement or additional written statement from any of parties and fix a time for presenting the same। बात हुई, पहली बात तो ये है कि जब आपने पहली प्लीडिंग दायर कर दी उसके बाद दोबारा बाद में आपकी प्लीडिंग नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने फर्दर कोई चीज अमेंड करनी है, कोई चीज साथ अटैच करनी है, उसके लिए क्या करना होगा, लीव ऑफ कोर्ट लेनी पड़ेगी, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोर्ट अलाउ करती है तो फिर आप कर सकते हैं। Procedure when party fails to present written statement called for by court, where any party from whom a written statement is so required fails to present the same within the time fixed by the court। अब अदालत ने आपको टाइम दिया है कि आप रिटन स्टेटमेंट जमा कराओ, आप रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं करवाते, अंडरस्टूड सी बात है, आपके खिलाफ एक्स पार्टी केस हो जाएगा। 11 address of service, every party whether original added or substituted, तमाम पार्टी जो क्या है दावा दायर करते वक्त एड्रेस मुकम्मल लिखेंगे। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू फाइल एड्रेस, पता या एड्रेस ना दर्ज करने की वजह से अदालत के पास इख्तियार है कि वो आपके खिलाफ में कोई फैसला दे सकते।
उसके बाद रूल नंबर 13 कहता है लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसको कहते हैं लिस्ट ऑफ वारसान। के रिटन स्टेटमेंट के लास्ट पर आपने लिस्ट ऑफ वारसान भी लगा दी कि आप लीगल एड्स कौन कौन से। ये था हमारा ऑर्डर 8। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 7 9। ऑर्डर 9 क्या है बेसिक। अब पहले इसका थीम समझे, इसका थीम समझे, चीजें क्या है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पार्टीज टू सूट, फिर हमें पता चला प्लीडिंग का। प्लीडिंग के बाद हमें पता चला प्लीडिंग में तो 2 चीजें आती है, एक प्लेट आती है, एक रिटन स्टेटमेंट आता है। जब पार्टी का भी पता चल गया, मुद्दई का भी पता चल गया, मुद्दा लेकर पता चल गया, प्लेट का भी पता चल गया, रिटन स्टेटमेंट का भी पता चल गया, फिर बारी आती है ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 कहती है जब मुद्दई और मुद्दा लेकर तयन हो गया तो आप अगले कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि अगर कोई केस में पेश होगा तो केस पर क्या असरात होंगे, कोई पेश नहीं होगा तो केस पर क्या असरात होंगे, अगर कोई नोटिस करवाएगा तो केस पर क्या असरात होंगे, अगर कोई नोटिस नहीं करवाएगा तो केस पर क्या असरात होंगे, एक्स पार्टी के कैसे होंगे, एक्स पार्टी को खारिज कैसे करवाएंगे, इसको पार्टी साइलेंट कर, तो इसको खारिज कैसे करवाना है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, ये सारा कुछ हमें बताएगा ऑर्डर 9। वो आज मैं एक चीज में बैठा हुआ था तो एक एग्जांपल मुझे याद है कि एक बंदा जो जॉब कर रहा होता है तो उसको 1 महीना काम करने के बाद सैलरी दे। अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट है, कोई भी काम नहीं करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। यही बात नॉलेज की। नॉलेज अपना टाइम मांगती। अगर आप कोई पेपर पास करना है, कोई नॉलेज हासिल करना है, जब तक उसकी जो रिक्वायर्ड टाइमिंग है, जो उसकी रिक्वायर्ड एफर्ट है, वो आप उसको नहीं देंगे, आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। आपके फिर चक्कर हो सकते हैं, नॉलेज भी हो सकती है। अभी मैं कुछ चीज पढ़ाता हूँ तो पढ़े सुने, उसके बाद जो टाइम है 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, वो है आपकी पर्सनल एफर्ट। वो बेसिकली आपके नॉलेज का टाइम होता है जिसमें आप चीजों को पक्का करते हैं। अगर आप अपने मोबाइल को साइलेंट पे रखें, उसकी रीजन ये है कि आपका फोकस नहीं है। काम मैं कहता हूँ, मैं यहाँ फ्री बैठा हूँ, मैं यहाँ से निकलूँ अभी पता नहीं है, मैंने फोन इसको कहा कि सुनो, तो ये बैठे हुए हैं कि सर ये कौन से जितने भी लोग हैं, चाहे ये पीछे बच्चे हैं, सबका टाइम कीमती। तो अगर आने के बावजूद आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो आप टाइम जाएगा। रूल नंबर सॉरी ऑर्डर नंबर 9 पढ़ते हैं। पार्टी टू अपीयर ऑन डे फिक्स इन समन फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। समन और नोटिस का आइडिया तो हो गया होगा। On the day fixed in the summon for the defendant to appear and answer, the party shall be in attendance at the courthouse in person or by their respective pleaders, and the suit shall then be heard unless the hearing is adjourned to a future day fixed by the court. बात यह है जो समन में डेट फिक्स है उस पर पार्टीज खुद या अपने वकीला के जरिए अदालत में पेश होंगी और तब तक केस में डेट नहीं डलेगी जब तक केस एक बार कॉल नहीं होगा। कॉल होने का मकसद क्या है? जब तक केस की आवाज नहीं बढ़ेगी। केस जैसे फॉर एग्जाम्पल जैन वर्सेस काशिफ केस की आवाज पड़ेगी तो फिर अगली डेट डलेगी, बिना आवाज की केस की डेट है नहीं डलेगी। रूल नंबर 2, ये बड़ा टेक्निकल रूल है, इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ना। Dismissal of suit where someone not served in consequences of plaintiff failure to pay costs. Where on the days of fix it is found that someone has not been served upon the defendant in consequences of the failure of the plaintiff to pay the court fee or postal charges, if any, chargeable for such service, the court may make an order that the suit be dismissed. अब बात क्या है? कोर्ट में दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए समन किसने करवाने होते हैं? प्लेंटिफ की हद तक प्लेंटिफ ने। अब प्लेंटिफ मुद्दा ले को बुलाएगा तो वो केस में आएगा, उसको अतलाफ पहुंचाएगा तो आएगा, भाई तेरे खिलाफ केस आएगा। अब जो उसके अगर कोई चार्जेस है
वो प्लेंटिफ ने देने थे, प्लेंटिफ की गलती की वजह से उसको समन या नोटिस नहीं पहुंचते। अगर उसको समन या नोटिस नहीं पहुंचते और नई डेट आ गई है तो अदालत के पास अख्तियार है, वो आपका केस खारिज भी कर सकते हैं। हम फ्री बैठे हुए, आपको अपने केस का एहसास नहीं है। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, provided that no such order shall be made although the summons has not been served upon the defendant, if on the day fixed for him to appear and answer he attends in person or by agent when he is allowed to appear by agent। यानी अगर डिफेंडेंट को समन नहीं भी पहुंचे और डिफेंडेंट हियरिंग वाले दिन कोर्ट में आ जाता, मेन मकसद समन का नोटिस का क्या है, उसको बुलाना, चाहे उसको कहीं से भी इत्तला मिली, अगर वो खुद आ गया तो फिर भी केस खारिज नहीं होगा, क्योंकि जो मेन पर्पस था समन वगैरह का वो तो ऑलरेडी हो गया। रूल नंबर 3, where neither party appears suit to be dismissed, where neither party appears when the suit is called on for hearing, the court may make an order that the suit be dismissed। अब एक वर्ड बड़ा यूज होता है DNP, सुना होगा आपने भी शायद, यार मेरा केस DNP हो गया, कोई कहता है असलाम का केस DNP हो। DNP मतलब डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, इस रूल के तहत डिसमिस होता है वो केस। ऑर्डर 9 रूल 3 के तहत डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन। अब रूल नंबर 2 क्या है, इसके तहत कैसे केस खारिज होता है, जब हम तलबाना जमा नहीं करवाते तो वो ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत खारिज करते हैं। डिसमिस ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ कोर्ट फीस या प्रोसेस फीस, ठीक है। अब रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। Plaintiff may bring fresh suit or court may restore suit to file. Where a suit is dismissed under Rule 2 or 3, the plaintiff may, subject to the law of limitation, bring a fresh suit or he may apply for an order to set aside the dismissal aside। बात क्या है, पहली बात तो यह है कि अगर रूल 2 और 3 के तहत आपका केस खारिज होता है तो कानून आपको मना नहीं करता कि आप फ्रेश सूट लें, लेकिन इसके बावजूद आपके पास रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन की ऑप्शन है मौजूद होती है। तो फिर भी वही प्रोसेस है, आपको नया सूट तो भी फाइल कर ही सकते हैं, लेकिन पिछले कोई करवाना है रेस्टोरेशन देनी पड़ेगी। इसको कहते हैं दावा दरखास्त राय दावा बहाली, उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं रेस्टोरेशन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सूट। ये आप तो हर रोज देते हैं किसी किसी केस में, पता है, तो वकील जाते हैं उनका कोई भी सिविल केस जो होता है वो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन है। लेकिन इससे एक चीज है कि लिमिटेशन का ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद रेस्टोरेशन का क्या प्रोसेस है, अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं, कोर्ट विदाउट कॉस्ट भी आपका स्कूल रेस्टोर कर देगी, विद कॉस्ट भी कर सकते, ये कोर्ट की पावर नहीं, वो उसकी मर्जी है कोर्ट की। जुर्माना ना आपको है फाइन, तो वो फाइन आपको 1000 भी कर सकती, 500 भी कर सकती, होता इतना ही है नॉर्मल। सिविल कोर्ट की इतनी पावर नहीं है जितनी समझी जाती है, वो 500 1000 के अलावा फाइन ही नहीं करते। वो जैसे अब क्या वर्ड यूज करना, तो ऐसा ही है। उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 5, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन रिटर्न अनसर्व्ड fails for 3 months to apply for fresh summon, where after a summon has been issued to the defendant or to one of several defendants and return unserved, the plaintiff fails for a period of 3 months from the date of the return made to the court by the officer ordering certified to the court return made by the serving officer to apply for issue of a fresh summon. The court shall make an order that the suit be dismissed as against such defendant। बात ये है, अगर आपने समन भेजे हैं वो अनसर्व आ गई और 3 महीने गुजर गए, आप दोबारा फ्रेश समन भेजे नहीं, तो अदालत आपको कहेगी भाई दोबारा फिर समन भेजो, समन या नोटिस करवाओ। उसके बावजूद अगर वो डिफेंडेंट नहीं आता, फिर उसके खिलाफ क्या होगा, केस एक्स पार्टी खारिज हो जाएगा उसके खिलाफ। He has failed after using his best endeavor to discover the residence of the defendant who has not been served. Such defendant is avoiding service of process। बात तो पता क्या होता है, पार्टी इस वजह से समन नहीं लेती कि हमने समन ही नहीं लिए, अब हमारे खिलाफ कुछ होगा ही नहीं। वो परसों एक मुझे कॉल आई हुई थी, तो वो कहते नहीं, बंदे ने अब तलाक दे दी है, तो वो कहते हैं कि हमें तलाक आई, हमने उस पर साइन ही नहीं किए।
तो मैंने कहा बेवकूफ, तलाक का पहले पर्पस समझो। डाइवोर्स क्या है? एक मर्द का अपना हक है, वो कभी भी दे सकता है, लो ना लो, उसने अनाउंस कर दिया डाइवोर्स हो गई। जी हमने ली नहीं, कब हम क्या करें? मैंने कहा भंगड़ा डालो, तलाक हो गई। हमारे पास एक बंदा आया था, उसने आके बेटा के लिए किसी और ने प्रवास कर कि वो मेरे बेटे ने तो वो दूसरे ने तलाक दे दिया, तो जो उन्होंने गुस्सा चढ़िया से वो पता नहीं लगा सी सिस्टर ने तो ये पार्टी को पार्टी ने अंदर डालने के ना फोन करके आप कर दे बात की तरफ से दे दे। मेरे वाला था बेटे तो बहुत पड़े, वो कहते थे तलाक के प्यार ना किससे लेते उससे चित। उसके बाद है इस पे अभी उलमा की बड़ी डिबेट है। तो सर नोटिस भी सर्व होता है कि दोस्तों से मेरे अगर आपने वर्बली नहीं दी किसी को ना तो आपने 3 नोटिस तो भेजने होते हैं ना। इसमें ना जो तलाक का सीन ये है ना, आप तीनों इकट्ठे भी भेजे ना तो वो एक ही काउंट होती है, ठीक है। और दूसरा तलाक का सीन ये है कि अगर आप, मैं सूरह तलाक जब पढ़ रहा था तो मैंने उस पर बड़ी रिसर्च की, उसको बड़ा पढ़ा। तो जितनी आप हाथ से ज्यादा तलाक प्रोनाउंस करेंगे उसका वर्डन उस प्रोनाउंस करने वाले पे गुनाह है उतना। हो सकता है। और दूसरा ये है कि फिर इसकी माफी है, माफी रजू का रजू क्यों रखा गया? इस वजह से 3 महीने का टाइम रखा गया कि अगर डाइवोर्स हो भी जाए उनके पास ऑप्शन होती है कि वो वापसी का कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं। और जब वापसी होगी तो फिर आप रजू कर सकते हैं 3 महीने के अंदर। देखिए ये तो सर पुरानी का कोई बात नहीं है, तो अपना इकराम की इंटरप्रिटेशन ही है डाइवोर्स नहीं, रजू यही है ना कि हदीस नंबर है जी 2039 इब्ने माजा, उसमें ये कहा गया 3 काम ऐसे चाहे आप मजाक में करो उससे करो हो जाए। पहला, आप किसी को कहते हो कि आप मेरे, मैं आपको शिकायत करो। दूसरा, आप किसी को गुस्से में कहते हैं या शुगर में कहते हैं कि मैंने तुझे छोड़ा, डाइवोर्स। तीसरा, अगर आप गुस्से में रजू करते हैं, मजाक में रजू करते हैं, रजू हो जाए। इब्ने माजा की हदीस है 2039, ठीक है, और बड़ी ऑथेंटिक हदीस है। इसके बाद हम उलमा कराम ने कुछ इसके लिए वो रखी हुई है, सजाएं भी रखी हुई है, कितने लोगों को खाना खिलाओ, ये करो वो करो, वो सारी बात की चीजें ये भी है ऐसा। रूल नंबर 6, प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर। क्या प्रोसीजर है कि जब सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हो रहा है? Where the plaintiff appear and the defendant does not appear when the suit is called on for hearing. Then, when summon duly served, if it is proved that the summon was duly served, the court may proceed ex parte and pass decree without recording evidence. जब समन प्रॉपर सर्व हो रहे हो और डिफेंडेंट नहीं आ रहा, अदालत उसके खिलाफ एक्स पार्टी केस सुन लेगी और फैसला देगी। नंबर बी, when summon not duly served, जब समन सर्व ही नहीं हुए पूरे तो अदालत कहेगी भाई दोबारा भेजो, ठीक है। सी, when summon served but not in due time, if it is proved that summon was served on the defendant but not in sufficient time to enable him to appear and answer on day fixed in the summons. बात ये आपने समन भेजे, कोर्ट में डेट फिक्स थी क्या जी 26/10/2023, ये डेट फिक्स थी। समन पहुंचे 25 को, रिपोर्ट लिख के आ गई 25 को समन पहुंचे, तो अदालत अगली डेट खुद ही डाल देगी कि भाई उसको अब इतला तो मिल गई है कि वो 26 को ना आ सके, अगली डेट को आ जाए, क्योंकि उसको तो पता चल गया था मेरे खिलाफ केस है। रूल नंबर, समन वो कोर्ट का प्रोसेस होता है, 1-2 दिन में पहुंच जाता है। नॉर्मली ये होता है कि फिर इसको देखा जाता है और तामील देखी है, क्योंकि समन का जो पूरा नजारत ब्रांच है वो सेपरेट होती है। वो जिस तरह एक पुलिस होती है, एहलकार होते हैं, उनका एक पूरी फौज होती है, पूरे एहलकार होते हैं, उनका डिपार्टमेंट सेपरेट होता है, उनका काम यही होता है उन्हें समन की तामील करवानी है। Rule number 7, procedure where defendant appear and on day of adjournment hearing and assign good cause for previous non-appearance. यानी पहले डिफेंडेंट नहीं आता रहा, उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई तो क्या होगा फिर? Where the court has adjourned the hearing of the suit, ex party and the defendant at or before such hearing appeared and assigned good cause for his previous non-appearance, he may. इब्रार लिखता क्यों नहीं? दूसरा भी लिखना, दोनों लिखना। क्या लिखा है?
हाँ जी, ई बुक वर्सेस पेपर बुक दोनों लिखने बाजी। अच्छा, he may upon such term as to court directs as to cost or otherwise be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance। बात ये है, डिफेंडेंट समन पहुंचने के बावजूद नहीं आया, अदालत ने रूल नंबर 6 के मुताबिक क्या किया, उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर। अब जब उसको पता चला कि मेरे खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी, वो अदालत में जाता है, एप्लीकेशन देखता है डिसमिसल ऑफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की, अदालत अकॉर्डिंग टू रूल 7 उसकी एप्लीकेशन सुनती है। अगर अदालत को वो अपनी वजूहात बताता है कि मुझे किसी ने आने नहीं दिया, मैं बीमार था, ये कोई वजूहात नहीं तक, तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कैंसिल करके केस को पैरेलल सुना जाएगा। अब इसमें फिर वही बात है कि कोर्ट की मर्जी है कि वो कोर्ट विद फाइन करती है, विद फाइन करती है। रूल नंबर 8, प्रोसीजर में डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स। क्या प्रोसीजर है जब सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर हो रहा है? Where the defendant appears and plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing, the court shall make an order that the suit be dismissed। अब plaintiff ने क्या किया, तो दई ने केस दायर किया, उसके बाद आए नहीं वापस मुड़ के, मुद्दाले चक्कर लगा रहे बार बार, तो मुद्दाले के पास क्या ऑप्शन होती है, वो कहता है माय लॉर्ड उसने आना कोई झूठ है, वो ये वो केस खारिज कर दो। अब इसमें एक बड़ी मजे की बात है, वो आपको समझाना। फॉर एग्जांपल, मुद्दई ने आपके खिलाफ केस लिया, कितनी अमाउंट का, 1 मिलियन। एक तो हियरिंग पर वो आता है, आप अपनी रिटन स्टेटमेंट कहते हैं माय लॉर्ड ये जो प्लेंटिफ है ना ये झूठ बोल, जो कि हम अक्सर कहते हैं हर नहीं, हम कहते हैं हमारा बेसिकली लेन देन जो 10 लाख का ये कर रहा है, 8 लाख इसकी तरफ चल गए, मेरी तरफ जो इसका है ना वो सॉरी 2 लाख, कितना है? अब 2 लाख आपने क्या किया, एडमिट किए। अब जब कोर्ट, उसके बाद प्लेंटिफ ने आना छोड़ दी, अब प्लेंटिफ नहीं भी आएगा, जब कोर्ट डिसमिस सूट करेगी तो 2 लाख यहाँ तक प्लेंटिफ के हक में ऑर्डर करके जाएगा, क्योंकि ये वो चीज है जो मुद्दई सॉरी डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट में एडमिट कर लिया। बाकी जो रिमेनिंग 8 लाख वो उठ जाएगा, या अगर उसको छेड़ना होगा तो उसके मुताबिक एविडेंस होती रहेगी। ये 2 लाख हुआ है, इसकी एविडेंस बिना, क्योंकि एडमिशन आ गया इसमें, बात समझिए। रूल नंबर 9, डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार फ्रेश सूट, वेयर सूट इज होली or partly dismissed under rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action। मुद्दई ने केस दायर किया, मुद्दई गायब हो गया, केस डिसमिस हो गया, कानून कहता उसी कॉज ऑफ एक्शन पर फ्रेश सूट नहीं ला सकता मुद्दई, तो फिर क्या करेगा, उसको बहाल करवाने के लिए रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देगा। अगर कोर्ट को सेटिस्फाई करता है तो सफिशिएंट कॉज ऑफ एक्शन देता है या रीजन देता है, तो कोर्ट उसकी वो एप्लीकेशन उसके बाद करेगी, अदरवाइज नहीं। रूल नंबर 10, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिफ वेयर there are more plaintiffs than one and one or more of them appear and the other do not appear, the court may at the instance of the plaintiff or plaintiffs appear permit the suit to be proceeded the same way as if all the plaintiffs had appeared or made such order as it thinks fit। जब एक या एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं, आधे आ रहे आधे नहीं आ रहे, तो केस का रिफिल इस तरह के सबके लिए भी जैसे, तो कोर्ट ये कंसीडर करेगी जैसे सारे आ। इसी तरह प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल डिफेंडेंट, एक या एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, आधे आ रहे आधे नहीं आ रहे, जो तो आ रहे हैं उनकी तो लायबिलिटी के मुताबिक केस डिसाइड होगा कि वो जितना केस अपना प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं आ रहे उनके खिलाफ वैसे एक्स पार्टी केस होते हैं। बात समझिए। रूल नंबर 12, consequences of non attendance without sufficient cause shown of party in order to appear in person। जब अदालत ने दोनों पार्टियों को इन पर्सन बुलाया, जाती तौर पर बुलाया, और दोनों पार्टियां अगर हाजिर नहीं होती और कोई वजह नहीं देती हाजिर ना होने की, तो अदालत को जो मुनासिब है उनके खिलाफ ऑर्डर पास कर दें। रूल नंबर 13, अब सीन क्या है, सीन ये है, दोनों लिख लिए, अच्छा इसमें क्या है, सेट असाइड एंड एक्स पार्टी लिख ली। अब एक होती है
रूल नंबर 9 के तहत जब आपके खिलाफ कोई एक तरफा डिग्री पास हो जाए, रूल ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत आप एक्स पार्टी डिग्री को कैंसिल करवा सकते ऑन सफिशिएंट ग्राउंड्स। यहाँ पे आपका सवाल पैदा होता है, सर फिर 12-2 कहाँ दे रहे जो आप लोगों ने नहीं उठाया। अब 12-2 का मकसद क्या होता है? सेट असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिग्री। ये इसको 9 के तहत क्यों ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत खारिज किया जा रहा है, इसमें 12-2 क्यों नहीं मांगा? तो वो मिथ समझो वो क्या है और करें। वो मिथ ये है इधर नहीं सेक्शन 12 ये क्या है, वो तब होता है जब आपको पता ही नहीं है डिग्री कोई आ गई। ये डिग्री वो पास हुई है जिसमें आपको कुछ ना कुछ पता है, प्रॉपर केस चला, आपके इलाके में डिग्री पास हुई, नोट्स भी कहीं ना कहीं तामील होते हैं, आप फिर गायब हुए तो आपके खिलाफ एक्सपायरी डिग्री होगी। उस डिग्री को खारिज करवाने के लिए आप क्या करेंगे? 12 और ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड्स देंगे, कोर्ट की अगर मर्जी है तो विद कॉस्ट खारिज कर सकती है या विदाउट कॉस्ट खारिज कर सकती है। और रूल नंबर 14 कहता है नो डिग्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू अपोजिट पार्टी। जिसके हक में डिग्री पास हुई है उसको नोटिस किए बिना डिग्री खारिज नहीं हो। ये था ऑर्डर आपका 9। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अयाज जो आप गायब होते हैं ये महमूद को बातें बिल्कुल अच्छी लगी। एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा आवाज। जो आप लोगों ने पढ़ा है, जो पीछे तैयार किया है, सारा दोबारा रिवाइज करें। आज मैं नेक्स्ट कोई काम नहीं देने वाला क्योंकि मंडे के मैंने आपसे 100 नंबर का टेस्ट लेना आप लोगों को रिवाइज करें, इसको लिख के मुकम्मल करके इतनी होशियारी नहीं दिखानी, इतने साथ ही रजिस्टर बंद करना है। ऑर्डर 39 बेटा जी मैं आपका उस्ताद हूँ, मुझे पता है। टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, ऑर्डर 39 है हमारा। ये है बेसिकली आरजी स्टे। जितना भी आरजी स्टे होता है वो सारा इस कानून के तहत। बाकी उसको जो सेक्शन सपोर्ट करते हैं वो सारे करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, ठीक है, जो कि हम कल पढ़े। अच्छा, ऑर्डर 39 के 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 2। इसके 10 रूल्स। रूल कितने हैं? ऑर्डर 1 के 13 रूल है, 6 के कितने रूल है? 18, 7 के कितने रूल है? 26, 8 के कितने रूल है? 13। उसके बाद हमारा जो 9 ऑर्डर है उसके कितने रूल है? 14। ऑर्डर 39 के कितने रूल हैं? 10। इसके 2 पार्ट्स। पहला पार्ट है टेम्परेरी इंजंक्शन, दूसरा पार्ट है इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स का। अब इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या कंसेप्ट है? जब कोई ऐसा इशू आ जाए जहां पे कोई दरमियाना ऑर्डर पास करने की जरूरत है, वहां पे इंटरलोकेटरी ऑर्डर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका फ्रूट्स का इशू है, कोई ऐसी फ्रूट प्रॉपर्टी है जो गल जाएगी, सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, फसल है, फसल को बिना और उस पर स्टे आ जाएगा, वो रुकी रहेगी, वो खराब हो जाएगी। ना इस पार्टी के काम की ना उस पार्टी के काम, दोनों पार्टियों के कोई भी पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है फाइल वन टाइम सेल को इजाजत दीजिए ताकि ये जो लॉस है ये ना हो, बाकी ऑर्डर कोर्ट में कर, ठीक है, बात समझ आ गई। आप इसको पढ़ते हैं। केसेस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड, रूल नंबर 1 क्या कहता है? ऑर्डर 39 वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा? रूल 1 और 2 के तहत टेम्परेरी इंजंक्शन मिलता है, ये ध्यान में रखो। Where in any suit it is proved by affidavit or otherwise, जब कोई केस, जब कोई इशू किसी डॉक्यूमेंट या किसी बयान या किसी बयानी हल्के के जरिए प्रूव हो रहा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? फिर टेम्परेरी इंजंक्शन कैसे होगा?
पढ़े, that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit or wrongfully sold in execution of a decree. बात क्या है, जब आपको ये खतरा हो कि जिस प्रॉपर्टी के तहत आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई मुआहदा हुआ है, वो बंदा उसको खराब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, बिगाड़ रहा है, फर्दर बेच रहा है या किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, तो आपके पास पहले एग्रीमेंट था, आप फर्दर कर रहे हैं, तो आप इस पर स्टे लगवा सकते हैं। आगे एक और चीज है, that the defendant threatens or intend to remove or dispose of his property with the view to defraud his creditor, the court may be ordered grant to a temporary injunction to restrain such act or make such other order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal, disposition of property as the court sees fit until the disposal of the suit or until other further order. बात क्या है, बात जब लोग क्या करते हैं, अपने उधार वालों से बचने के लिए कि उनको रिकवरी ना देनी पड़े, अपनी प्रॉपर्टी को फर्दर साइड पे सेल करना शुरू कर दें। अगर आपका कुछ लेन देन, आप कहते हैं पहले मेरे इतने बेच, अगर वो नहीं आपका वो मामला सेटल करता, कोर्ट में चले जाते, मेरे इतने पैसे देने, प्रॉपर्टी सेल कर दे, जब तक मेरे ना दे इसको सेल करने की इजाजत नहीं है, उस चीज की बात है। अगर काफी देर से पैसे नहीं देते तो आपकी स्टेज तो फिर आगे है कानून, तो फिर कानून है ना। रूल नंबर 2, असल में ना बड़ा मजे का कानून है। आप तकरीबन ऑलमोस्ट आपको महीना तो होंगे मेरे पास चीजें पढ़ते तो 3 हफ्ते। आप 3 हफ्तों में हर वो चीज कानून में लिखी हुई है जो हम सोसाइटी में फेस करते हैं, कोई ऐसी चीज जो मैंने पहले से बताई, हाँ एक्सप्लेन मैं करता हूँ, यानी आप जनरल वर्डिंग को देखते हैं, मैं उसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ भाई होता ऐसे है। जनरल वर्डिंग के बाद जब आप मीनिंग कुछ और समझ लेते हैं, लेकिन जो उसकी एग्जैक्ट सेंस है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, भाई इसकी अकॉर्डिंग टू लॉ सेंस ये बन रही है, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस सेंस ये बन रही है। कोई भी चीज ऐसी, सारा लॉ लिखा हुआ है, वो हमारी पार्ट 1 की क्लास थी पहले, तो हमारे साथ कहते हैं आज हम स्टडी नहीं करेंगे, तो मैंने कहा सर हम क्या करें, आज हम गपशप करें। तो मैं थोड़ा सा पहले मेरी क्लास थी, वैसे उनको 2-3 माह हो गए पढ़ते हुए, क्योंकि मेरी पहली क्लास 11 जनवरी को थी, एडमिशन मेरा दिसंबर का था, 11 जनवरी को मैंने पहली क्लास ली। तो मैंने कहा सर लॉ बेसिकली है गपशप। कहते हैं व्हाट यू मीन गपशप, कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैंने कहा मैं करूँगा। तो मैंने फिर एक एग्जांपल के साथ किया, वही आपको बताने लगा कि मैंने कहा कि सर अगर चौक में कोई लड़ाई हो जाए तो जनरल पर्सन ने ये समझना इसने इसका सर फाड़ दिया, टांग तोड़ दिए, बाजू तोड़ दिया, ये किया, फायर मार दिया, डंडे मार दिए, ये जनरल पर्सन की ऑब्जर्वेशन है लड़ाई के मुताबिक, तो यानी उन्होंने बहुत होते हैं। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट आप उसको क्या समझेंगे, बीइंग ए लॉयर क्या समझेंगे, कोई इसने इसको मारा है, अब एफआईआर होगी, सेक्शन सीआरपीसी 154 के तहत इस पर एफआईआर होगी, ठीक है। अगर सर फटा है तो 337 ए लग गया, अगर कोई बाजू टाउन टूटी है 337 एफ लग गया, अगर कोई टूटी है तो 5 लग गया, अगर कोई सर फटा है तो A5 A6 लग गया। अब क्या है जी, अब इसकी जमानत होगी, अगर पकड़ा गया पोस्ट रेस्ट, ना पकड़ा फ्री रहे। यानी बीइंग ए लॉयर हम क्या करते हैं, सोसाइटी के मामलात में लॉ फील्ड करते हैं। हम कोई एलियन नहीं होते या कोई अखलाई मखलूक नहीं होते, हमें सिर्फ इतना पता होता है हर मसले पे लॉ कैसे करते। अब हम किसी से प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट हमें सही नहीं देता, हमें पता है कि हमें इसको कंज्यूमर कोर्ट सीखना है। हम किसी से प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं, दुकान किराए पे लेते हैं, वो हमें सही से ट्रीट नहीं करता, हमें पता है इसको हमें रेंट एग्रीमेंट में लेके जाए। हम बैंक से कर्जा लेते हैं, बैंक हमें तंग करता है, आम पर्सन को नहीं पता, हमें पता है हमने बैंक को जाकर बैंकिंग कोर्ट में जलील करना है। लॉयर हमें वो सारे टैक्टिक्स का पता होता है जो रूटीन पे हो रहे होते हैं। लोगों के साथ जो फ्रॉड हो रहे हैं वो भी कानून में सारे लिखे हैं। अब आपने अपने हिस्से का फ्रॉड देखना है कि आपके साथ इस वक्त कौन सा एक्शन हो। रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रेपुटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच in any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may at any time after the compensation of the suit, commencement of the suit, and either before or after judgment, apply to the court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury
claim or any breach of contract or injury of like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right. वो बात आपकी आ गई कि अगर एक बंदा है वो आरजी स्टे पे क्या करेगा, आरजी स्टे क्यों लिया जाता है कि भाई ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये क्या हो गई है, डिस्प्यूटेड हो गई, सूट प्रॉपर्टी बन गई। जब तक आपके केस का फैसला नहीं होता आप इसको ना छेड़ें। उसके बावजूद वो बार बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ लॉ, उसके बाद क्या कहते हैं वर्ड भी होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो फिर आपने केस किया किसी से कोई प्रॉपर्टी लेनी है, एग्रीमेंट किया प्रॉपर्टी का, इस रूल 2 का मैं समझाने लगा उस पर प्रॉपर्टी का केस किया आपने, रिकवरी ऑफ अमाउंट का केस किया, इसके बावजूद वो आपने उस प्रॉपर्टी का केस किया, स्टे नहीं है, जनरल केस किया, वो प्रॉपर्टी को आगे सेल करना चाहते हैं। ड्यूरिंग सूट, पेंडेंसी ऑफ सूट, आप चलते हुए केस के दरमियान भी वो क्या कहते हैं स्टे की एप्लीकेशन दे के उसको लगा सकते। उसके बाद अगर वो बार बार फिर वायलेशन ऑफ लॉ करता है तो आगे कानून क्या कहता है वो पढ़ते हैं। सर अगर स्टे आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी पे करवा रहे हैं, आप उसमें आरजी स्टे के लिए करवा रहे हैं कि सिर्फ इसकी ड्यूरेशन तक का, दोनों चीजें होती हैं। परमानेंट भी बुलाते हैं आप, स्टे आप परमानेंट मांगेंगे नहीं, पहले आरजी में नोटिस होते हैं, दूसरी पार्टी आके अपना मौका बयान करती है, अपना करते हैं, तो वो अगर आप अपने मौके को साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो स्टे आरजी जो है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट हमेशा पहले आरजी में रहता है, पहले आरजी एकदम से परमानेंट स्टे ग्रांट नहीं होती। अब पढ़े कि अगर उसको स्टे मिलने के बावजूद वो बंदा बाज नहीं आता, कोर्ट क्या कहता है, रूल 2 का सब रूल 2 पढ़ते हैं। The court may by order grant such injunction on such terms as the duration of the injunction, keeping an account, giving security or otherwise as the court thinks fit. कोर्ट क्या करेगी, स्टे जारी कर देगी, स्टे जारी करने के बाद ड्यूरेशन भी बताएगी इतनी डेट के लिए, इतने दिन के लिए। Rule 3, in cases of disobedience or of breach of any such term, the court grant an injunction may order by property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached, and may also order that person to be detained in prison for a term not exceeding 6 months, unless the mean time the court directs is release. बात क्या है, स्टे भी जारी कर दिया कोर्ट, वो बंदा फिर बार बार प्रॉपर्टी में इंटरफेयर कर ले, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई है मुताबिया प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी। जब तक डिस्प्यूट सॉल्व ना हो आपको नहीं चाहिए उसमें इंटरफेयर करना, लेकिन आप बार बार कर रहे हैं तो कोर्ट कहता है कि उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए, अटैच कर लिया जाए, कुर्क कर लिया जाए। ये उर्दू का वर्ड इसमें यूज होता है कुर्क कर ली जाए। और अगर फिर भी वो बंदा बाज नहीं आता फिर क्या किया जाए, बंदे को 6 माह के लिए क्या करना है, 6 माह के लिए या तब तक कोर्ट उसके रिलीज का ऑर्डर जारी नहीं करते। रूल नंबर 4, सब रूल 4, नो अटैचमेंट अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 ईयर। कोई भी अटैचमेंट 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। अगर उसके बावजूद वो बाज नहीं आता तो अदालत कहती है इसको सेल कर, कैश प्रॉपर्टी को क्या कर दो, सेल कर दो, जो उसका बनता उसको दे दो, जो दूसरे का बनता दूसरे को दे दो, रोलिंग का। रूल नंबर 3, बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट डायरेक्ट नोटिस टू ऑपोजिट पार्टी। The court shall in all cases before granting an injunction direct notice to the opposite party. Rule number 3 कहता है जब स्टे देना है दूसरी पार्टी को नोटिस भेजना जरूरी है, उसके बाद स्टे जारी करना, लेकिन provided that जबकि that time except in cases of sale of good or for default payment at stipulated time of debit in respect of which the goods were pledged which and bank or where the injunction is to be granted against government or a government servant। और उसके बाद चीजें क्या है, अब इसको रिपीट करता हूँ ये सारा मैटर। चीजें क्या है, कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, आपकी चीजें खराब की जा रही है, आपकी प्रॉपर्टी गिराई जा रही है, आपकी प्रॉपर्टी दबाई जा रही है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जा रही है, बजाय आप नोटिस देने के उतने दिन में वो अपना काम कर लेंगे। तो इन सूरत हाल में वो कहता है नोटिस नहीं, जब इमरजेंसी की सिचुएशन है तो विदाउट नोटिस के ग्राउंड, ठीक है, नोटिस बाद में देखेंगे, ये प्रोवाइडेड दैट इसी वजह से दिए। जब एक्सेप्शन क्या है, जब इमरजेंसी की सूरत और जब फाइल करें। अभी हमने कल एक स्टे लिया, कल हाँ रेवेन्यू कोर्ट का कल हमने स्टे लिया। कैसे स्टे लिया है जी, कि वो हमारे वकील साहब का पर्सनल मैटर था। पहले तो मैंने अंदर रजिस्ट्रार को कॉल की, मैंने कहा मेरा पर्सनल मैटर है तो आज ही फिक्स होना चाहिए,
और सेम डे पे फिक्स करवाया रेवेन्यू बोर्ड पे, फिक्स करवाने के बाद फिर जो मेंबर है रेवेन्यू बोर्ड का वो जाने लगा उसकी गाड़ी में फाइल लेके पहुंच गया, तो भाई सारा पर्सनल मैटर है, तुम जा रहे हो। उसने फिर गाड़ी में बैठ के स्टैनो को बुलाया, इसको टाइप करो और इनको स्टे ग्राउंड करो, आप काफी जारी। वो तो था, उसका टाइम खत्म हो गया था। अगर रूटीन में भी जाए तो फॉरन डे आप अपनी रीजन दे, सफिशिएंट ग्राउंड्स दे, स्टे आपको फॉरन सेम डे में। अब बात करते हैं प्रोवाइडेड दैट further that the period of notice under this rule of the government or government servant as such or any statutory authority, board or corporation set or established by government shall not be less than 2 days or not exceed 7 days. गवर्नमेंट के खिलाफ आपने जब भी से लेना गवर्नमेंट नोटिस होते ही होते हैं, ये चीज आपने ज़हन में बैठा लेनी कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ जब भी से लेना है नोटिस वो नहीं होता। मिनिमम नोटिस के कितने दिन का टाइम होगा? 2 days, मैक्सिमम 7 days। ये आपके एमसीक्यूज हैं, इनको जेल में रखना, हमें कोई चीज नहीं आती। इस पूरे 10 रूल्स के ऑर्डर में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं आपके जो बार बार आ रहे हैं, कभी 1 ईयर का पीरियड, कभी 6 मंथ की कैद, कभी अटैचमेंट, कभी सेल। ठीक है, रूल नंबर 4, ऑर्डर फॉर इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज, वेरिड और सेट असाइड। रूल नंबर 4 क्या कहता है? जिस पार्टी के खिलाफ स्टे हुआ है अगर वो उससे एग्री नहीं है, ऑर्डर 39 रूल 4 के तहत उसकी सेट असाइड की एप्लीकेशन दे सकती है कि जिससे गलत ग्रांट, अदरवाइज वो स्टे चलता है। रूल नंबर 4A, इंजंक्शन टू सीज टू बी कीप्ड इन फोर्स आफ्टर सर्टेन पीरियड। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के अगर मामला हो, उनके खिलाफ आपने स्टे लिया हो, तो जो अगर तो उसका पीरियड पूरा हो, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक सामान खत्म हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 5, अगर उसमें कोई प्रोसीडिंग ना हो, ये टेम्परेरी की है, टेम्परेरी परमानेंट बाद दफा पर्पस के साथ अटैच हो जाता है, जो उसका पर्पस है वो फुलफिल हो गया तो खत्म हो जाएगा, अगर नहीं होता फिर पड़ा रहेगा। रूल नंबर 5, इंजंक्शन टू corporation binding on its officer. An injunction directed to a corporation is binding not only on the corporation itself but also on all members and officers of the corporation. Stay क्या है? Stay सिर्फ किसी एक अदारे पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं वाटर की, वाटर की बात करते, आपने वाटर के खिलाफ स्टे लिया है तो इसका पर्पस ये नहीं है कि वो सिर्फ वाटर की बिल्डिंग के खिलाफ स्टे आए, वो स्टे उनके तमाम मुलाजमीन के खिलाफ आए, तमाम के लिए वो बाइंडिंग। अब बात करते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर। रूल नंबर 6, 7, order power to order interim sale. The court may, on the application of any party to suit, order to sale by any person named in such order and such manner and on such terms as it thinks fit. यानी अदालत के पास अख्तियार है इंटरम ऑर्डर करने का। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आ गई, कोई ऐसी सूट प्रॉपर्टी आ गई जिसके कल सट जाने का खतरा है, दोनों पार्टियों में से कोई भी एप्लीकेशन दे सकती है और कोर्ट डिसाइड करेगी किन शर्तों पर स्टे जारी करेगी, कि वो कॉस्ट जो है वो कहाँ जमा होगी, कोर्ट में होगी या किधर होगी, किसके पास रहेगी, वो सारा कोर्ट डिसाइड करके अपने ऑर्डर में, लेकिन कोर्ट ही डायरेक्ट सेल का ऑर्डर है कर सकती है। रूल नंबर 7, detention, preservation, inspection of subject matter. The court may, on the application of any party to suit and or on such terms as it thinks fit. कोर्ट इन 5-3 चीजों के लिए ऑर्डर जारी कर सकती है। किसके लिए? डिटेंशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। A, make an order for the detention, preservation or inspection of any property which is subject matter of the suit. कोर्ट उसकी तहरीर के लिए, उसकी हिफाजत के लिए या उसकी मुआयने के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। B, for all or any of the purpose of or said authorize any person to enter upon or into any land or building in the possession of any other party to such suit land. अब प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन और डिटेंशन के लिए कोई भी बंदा एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे इसमें एंटर होने दिया जाए ताकि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। नंबर C, for all or any of the aforesaid purpose authorize any sample to be taken or any observation to be made or experiment to be tried. उसके बाद कोई बंदा ये भी ऑर्डर ले सकता है कि मुझे इससे कोई सैंपल लेने हैं, एक्सपेरिमेंट करना है या कुछ एविडेंस कलेक्ट करना है, अदालत ऑर्डर पास
कर सकती है। रूल नंबर 8 पढ़, एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर टू बी आफ्टर नोटिस। रूल नंबर 8 कहता है कि कोई भी इस तरह का इंजंक्शन का अगर ऑर्डर पास होगा तब तक पास नहीं होगा जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस नहीं होगा। रूल नंबर 9, when party may be put in immediate possession of land, the subject matter of the suit, where land paying revenue to government or tenure liable to sale is the subject matter of suit, if it is party in possession of such land or tenure neglects to pay the government revenue। कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जिसकी सालाना बिड होती है या कोई ऑप्शन होती है, जिसके पास पहले थी वो उसके जो ड्यूज थे वो जमा गवर्नमेंट के खजाने में नहीं करवा, नया बंदा एप्लीकेशन देता है, माय लॉर्ड वो बंदा डिफॉल्टर होता है, ये प्रॉपर्टी मेरे हवाले की जाए, मैं इसके पिछले ड्यूज भी क्लियर करता हूँ, नेक्स्ट सिक्योरिटी देता हूँ, अभी मुझे इसकी पोजेशन दी, तो अदालत मुनासिब समझेगी चाहे उसको बिना सिक्योरिटी के वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दे, चाहे ऑन सिक्योरिटी हैंड ओवर करे। अगर इमीडिएट पोजेशन हासिल करनी है तो वो उसको जो भी अदारा या अदालत हाँ पिछले को छोड़ के वो अपनी जिम्मेदारी देता है कि मुझसे पेमेंट में अगर कुछ रहता है तो वो भी मैं पे करने को तैयार, वो मेरा बाद में डिडक्ट हो जाए, क्योंकि वो पिछले के लिए तो लायबल नहीं है ना, वो तो अपने के लिए लायबल, तो उसके लिए फर्दर क्या करेंगे, सिक्योरिटी जमा करवाएं, एडवांस जिसको कहते हैं। रूल नंबर 10, डिपॉजिट ऑफ मनी इन कोर्ट वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इज मनी और सम अदर थिंग capable of delivering any part thereto admits that he holds such money or other thing as a trustee for another party or that it belongs or is due to another party, the court may order the same to be deposited in the court or delivered to such last name party। बात क्या है, कोई पैसों का लेन देन है जो आपने जमा करवाने, कानून ये कहता है कि वो कोई भी अमाउंट है आपने क्या करना है, कोर्ट में जमा करवानी है, ताकि जिसका जो बनता है उसको डिलीवर की जा सके, उसके हैंड ओवर की जा सके। ये था हमारा ऑर्डर 39, ऑर्डर 8, 9 और 39, ये हमने अभी पढ़ा है। ऑर्डर 41 रह गया, वो अब पूरे 1 घंटे का सेपरेट है, उसको फिर बाद में रखते हैं, अभी उसको करेंगे तो फिर ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। मेरी कोशिश थी लेकिन ये फिर भी लेंथी होगी।